अक्सर हम चुनावों को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चुनाव एक जिम्मेदारी की शुरुआत होते हैं। ये एक जनादेश है। तो आज जो हम ये पड़ताल कर रहे हैं, इसका मकसद कोई भविष्यवाणी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि डेटा की मदद से उस जनादेश को गहराई से समझना है, ताकि गवर्नेंस का यानी शासन का एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खास विधानसभा क्षेत्र की, पीलीभीत असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 127। अब देखिए, यह सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है। असल में यह कहानी पूरे देश के राजनीतिक मिजाज की एक छोटी सी झलक है। एक ऐसी जगह जहां जमीनी मुद्दे और चुनावी समीकरण सीधे सीधे एक दूसरे से टकराते हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक उसकी जड़ें जमीन से न जुड़ी हों। और पीलीभीत ये किसानों की धरती है। यहाँ लोगों की जिंदगी का पहिया फसलों के आने जाने और सरकार की नीतियों के हिसाब से घूमता है। उनकी उम्मीदें भी इसी मिट्टी से हैं और उनकी परेशानियां भी। अब जरा इन मुद्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये असल में विश्वास के वो डेटा पॉइंट्स हैं जहां सरकार और जनता के बीच का रिश्ता असल में परखा जाता है। फसल के अवशेष जलाने पर पाबंदी, शहर में एक अंडरपास का वो वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ, टूटी फूटी सड़कें और नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों की भारी कमी। ये वो रोजमर्रा की मुश्किलें हैं जो धीरे धीरे एक खाई बना देती हैं। तो पीलीभीत का जो सामाजिक ताना बाना है वो कई समुदायों से मिलकर बना है। कुर्मी, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, जाटव, ये सभी यहाँ की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और एक समीकरण यहाँ काफी समय से देखने को मिलता है, वो है कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स का एक साथ आना, जो चुनावी नतीजों पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2022 के जो नतीजे आए, उन्होंने 3 बहुत ही साफ संकेत दिए, और इन्हीं संकेतों में इस क्षेत्र की आगे की राजनीतिक दिशा छुपी हुई है। ये नंबर देखे, 2.7%। बस इतना ही। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना सा था। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। और अगर इसी 2.7% को हम वोटों में देखें तो फैसला हुआ सिर्फ 6,970 वोटों से। सोचिए, जब लाखों लोग वोट डाल रहे हों और नतीजा इतने कम वोटों से तय हो, तो इसका मतलब साफ है कि हर एक छोटा जमीनी मुद्दा कितना ज्यादा मायने रखता है। ये चार्ट पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2017 के मुकाबले 2022 में क्या हुआ। बीजेपी का वोट शेयर 54.6% से घटकर 48.1% पर आ गया, यानी करीब करीब 6.5% की गिरावट। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 37.3% से बढ़कर 45.4% हो गया, मतलब 8% से भी ज्यादा की बढ़त। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ समर्थन खिसका तो दूसरी तरफ वोट एक साथ आए। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? दोनों ही चुनावों में वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर रहा, 68 से 69% के बीच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है। ये बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि ज्यादा या कम लोग वोट डालने निकले। बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वोट डाला उन्होंने अपना मन बदल लिया। ये सत्ता के खिलाफ जो एक लहर होती है, एंटी इनकम्बेंसी, उसका सीधा सीधा संकेत है। और यहीं पर हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत सामने आता है। एक जागरूक नागरिक जब जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखता है, तो वो पूरे पब्लिक डिस्कोर्स को यानी सार्वजनिक संवाद को मजबूत बनाता है। वोटर डेटा का ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, ये उसी सामूहिक आवाज को समझने की एक कोशिश है, सम्मान के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ क्यों? चलिए, अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, इस नतीजे के पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का मजबूत होता मुस्लिम कुर्मी गठबंधन, दूसरी तरफ पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ एक आम सी थकान, फिर सपा के जो नए उम्मीदवार थे उनका अपना स्थानीय प्रभाव, और हाँ, बीएसपी के वोट बैंक का खिसक कर सपा की तरफ आना, इन सब ने मिलकर ये नतीजा तय किया। किसी भी जगह के आज को समझने के लिए उसके अतीत को देखना बहुत जरूरी है। और पीलीभीत का राजनीतिक इतिहास किसी एक पार्टी के प्रति वफादारी का नहीं रहा है। यहां हमेशा से बदलाव और कह सकते हैं एक तरह की अस्थिरता रही है। ये टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह है ना। 90 के दशक में बीजेपी का दबदबा था। फिर देखिए 2002, 2007, 2012 लगातार 3 बार सपा जीती।
फिर 2017 में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई और 2022 में मुकाबला फिर से कांटे का हो गया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पीलीभीत हमेशा से एक चुनावी रण क्षेत्र रहा है, किसी का गढ़ नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? यहीं से एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात शुरू होती है। एक ऐसा खाका जिसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी जीत के लिए एक 4 डायमेंशनल अप्रोच। और इसके 4 बहुत मजबूत पिलर हैं। पहला, चुनावी रणनीति, मतलब एक ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाना जो आपके कोर वोट बैंक से भी बड़ा हो। दूसरा, सांगठनिक रणनीति, यानी जमीनी स्तर पर अपने संगठन में एक नई ऊर्जा भरना। तीसरा, नैरेटिव और कम्युनिकेशन, विकास का एक ऐसा नैरेटिव जो सीधा लोगों के दिलों से जुड़े। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने संसाधनों का सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना। अब इस रणनीति को जमीन पर कैसे उतारा जाए? क्योंकि देखिए, किसी भी चुनावी रणनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। असली मकसद होता है एक ऐसा शासन देना जो लोगों का भरोसा जीत सके लंबे समय के लिए। अगर हम विपक्ष के नजरिए से देखें तो उसकी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। ताकत क्या है? उसका मजबूत यादव मुस्लिम कुर्मी वोट बेस। लेकिन कमजोरियां भी हैं, जैसे स्थानीय लीडरशिप में खालीपन सा है और बूथ लेवल पर संगठन उतना मजबूत नहीं है। अब बाहरी फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे बड़े खतरे तो साफ हैं। जो सत्ता में हैं उसके पास विशाल संसाधन होते हैं, एक मजबूत चुनावी मशीनरी होती है। लेकिन यहीं पर एक मौका भी छिपा है। वो है सरकार के खिलाफ लोगों में पनपती थकान और बदलाव की एक उम्मीद। तो किसी भी राजनीतिक निवेश का सबसे बड़ा रिटर्न क्या है? वो है विश्वास। और विश्वास हवा में नहीं बनता। विश्वास तब बनता है जब शासन लोगों की उन समस्याओं को हल करता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। युवाओं के लिए नौकरियां, अंडरपासेस और सड़कों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक ऐसी व्यवस्था जहां हर आम इंसान की शिकायत की सुनवाई हो और तय समय में उसका समाधान भी हो। और एक और बात जो किसी भी रणनीति की बुनियाद होनी चाहिए, वो है सम्मान। भारत के कानूनी ढांचे के तहत जब भी आप किसी नागरिक तक पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये हर वोटर के आत्मसम्मान को मान्यता देना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 2.7% की वो जो जीत थी, वो कोई आरामदायक गद्दी नहीं है। वो तलवार की धार है। उस पर टिके रहने के लिए जमीन से जुड़कर लगातार काम करना पड़ता है, क्योंकि वोटर का भरोसा हमेशा उधार मिलता है, वो कभी किसी की मिल्कियत नहीं होता। तो आखिर में असली विजन क्या होना चाहिए? सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं, असली विजन होना चाहिए पीलीभीत को बदलना। एक ऐसा बदलाव कि 5 साल बाद शिकायतों की वो लिस्ट छोटी हो चुकी हो और लोगों को सच में ये महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी गई है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजनीति से परे है।